हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आज मैं आप लोग के साथ 9th क्लास का टॉपिक है ये जो शेयर करने लगा हूँ। चैप्टर नंबर है 2 और जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके अंदर पहले मैं ऑलरेडी आपको डिस्कवरी कैथोड रेज की, इसके अलावा पॉजिटिव रेज की और उनकी प्रॉपर्टी समझा चुका हूँ। आज हम इस चैप्टर का तीसरा आर्टिकल पढ़ने लगे हैं जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बच्चों, ये जो न्यूट्रॉन होते हैं ये कैसे डिस्कवर हुए, कब डिस्कवर हुए, मैंने आपके साथ ये बातें शेयर कर दी। इसकी डिस्कवरी से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ इस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले। बच्चों, बात है 1920 की। 1920 में एक हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं। ये बुजुर्ग, इनका नाम है रदरफोर्ड। कुछ लोग इसको रुदरफोर्ड भी बोलते हैं। आप इसको रदरफोर्ड बोलो या रुदरफोर्ड बोलो, इसने माइंड को नहीं करना, इसलिए जो आपका दिल करे बोल सकते हो। सबसे पहले 1920 में रुदरफोर्ड सोचता है कि एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है, बल्कि एटम के अंदर एक तीसरा पार्टिकल भी मौजूद है। एटम में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं। क्योंकि बेटे, ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना 1920, इससे पहले इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो चुके थे और प्रोटॉन भी डिस्कवर हो चुके। लाइक उस वक्त लोगों को ये पता था कि एटम के अंदर क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन भी हैं और प्रोटॉन भी हैं। लेकिन ये महान शख्स कहता है जिसका नाम है रदरफोर्ड, ये कहता है नहीं यार, एटम के अंदर जरूर एक तीसरा पार्टिकल भी मौजूद है, लेकिन वो है कौन सा ये नहीं इसे पता। आप ये सोच रहे होंगे कि फिर इसे कैसे पता चल गया होगा, ये इतना ज़हीन कैसे था। उसकी मेन एक वजह थी, ये ना एटम का मैस देखता है तो वो कुछ और होता है, और जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैस जमा करता है तो वो कुछ और होता है। लाइक आप ऐसे समझो, मैं आपको कहूँ मेरे पास 100 रुपीज है और मैं आपको नोट जो है ना एक दे दूं जी 50 वाला, और एक नोट आपको दे दूं 10 वाला, और आप जब 50 और 10 को जमा करोगे तो वो क्या बनता है, 60। तो 100 तो नहीं बनता। ऐसे ये बड़ा परेशान होता था कि एटम का मास कुछ और है, और अगर हम मान लें कि एटम में सिर्फ और सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो उनका मास दोनों का जमा करने पे क्या होता था, और मींस किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है वो कुछ और होता था, और जो एटम का मास था वो कुछ और था। तो ये बड़ा परेशान होता था कि अगर एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते तो फिर जो उनका मास जब हम जमा करते तो वो मास किसका इक्वल हो जाता, एटम के मास के। लेकिन ऐसे नहीं होता था, इसलिए इस ज़हीन बंदे ने सोचा कि जरूर एटम के अंदर एक तीसरा पार्टिकल, इसको हम बोलते हैं प्रिडिक्शन ऑफ न्यूट्रॉन। कि न्यूट्रॉन को सबसे पहले प्रिडिक्ट सोचा न्यूट्रॉन के बारे में कि अच्छा ऐसा पार्टिकल भी होगा, उस शख्स का नाम है रदरफोर्ड। और वो ये बात कब सोच रहा था, 1920। अच्छा, एक तो वो ये सोचता था, दूसरा अच्छा उसने आगे दो बातें और भी बता दी। कहता है वो जो तीसरा पार्टिकल है, याद रखना उसका मास इक्वल टू होगा मास ऑफ प्रोटॉन। मींस एक प्रोटॉन का जो मास होता है बच्चों, उसके मास के इक्वल होता है एक
तीसरे पार्टिकल का, जिसको आजकल हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। लेकिन उस वक्त नहीं पता था, 1920। तो ये इतना ज़हीन था। मीन्स इसने एक तो बोला कि एटम में एक तीसरा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा, जिसका वजन प्रोटॉन के वजन के बराबर है। अच्छा, अगली बात एक और भी बड़ी मजे की बात, इसने कहा वो जो तीसरा पार्टिकल है जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है, उसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, मीन वो न्यूट्रल। ये ऐसे उसने क्यों बोला? क्योंकि बेटा उसे पता था कि एटम के अंदर सेंटर में प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे, कि एटम के सेंटर में, जिसे आजकल हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके अंदर क्या मौजूद है, प्रोटॉन। और बाहर जो शेल होते हैं उसमें क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये वाली बातें डिस्कवर हो चुकी थी। और जो हमारे पास प्रोटॉन है उनके ऊपर बच्चों क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। अब अगर सेंटर में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज मौजूद है तो पॉजिटिव को क्या करेगा, कैंसिल रिपेल करेगा। तो उसने बोला इनकी रिपल्शन को खत्म करने के लिए इनके दरमियान जरूर एक क्या मौजूद है, न्यूट्रल पार्टिकल, जो इनको रिपेल होने से क्या करता है। और ये वाकई सच है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, और उन प्रोटॉन की रिपल्शन को कौन खत्म करता है, न्यूट्रॉन। मीन ये इस महान शख्स ने सबसे पहले न्यूट्रॉन के बारे में प्रिडिक्ट किया 1920 में। किसने, रदरफोर्ड। ये कहता है, देखो तीन बातें हैं यहाँ। एक तो पहले वो सोचता है कि एटम का मास उतना नहीं है जितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास है किसी भी एटम में, लिहाजा इससे जाहिर होता है कि एटम में सिर्फ ये दो पार्टिकल नहीं है बल्कि कोई तीसरा भी होगा। ये तो उसने बड़ी अच्छी बात की। अगली अब उसकी जहानत थी, उसने सोचा कि भाई एक तीसरा जो पार्टिकल है उसका मास किसके मास के बराबर है, प्रोटॉन के मास। ये ऐसे कैसे सोचा होगा उसने? क्योंकि बेटा उसने सोचा कि जो प्रोटॉन का मास है अगर मैं उसको डबल कर दूं तो वो मास बन जाता था उस एटम का मास। मींस किसी भी एटम की आप बात करो तो उसमें अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आज हम जब एटॉमिक मास की डेफिनेशन करते हैं, देखो कैसे करते हैं, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। कि किसी भी एटम में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है वो क्या कहलाता है, मास नंबर। इसने वहां से ये वाली बात से सोचा कि भाई एटम के अंदर प्रोटॉन जैसा अगर एक और पार्टिकल आ जाए और उसका मास और प्रोटॉन का मास जमा कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल हो जाता है, एटम के एटॉमिक मास नंबर के। जिससे ये पता चलता है कि वाकईतन वो सही सोचता था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा एक तीसरा पार्टिकल भी है, लेकिन उसे उसका पता नहीं था कि उसे न्यूट्रॉन बोलते हैं। ये न्यूट्रॉन हमने बाद में इसका नाम लिया। मींस ये दो बातें उसे पता थी कि एटम के अंदर एक तीसरा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा, जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। इसको बेटा हम बोलते हैं प्रिडिक्शन ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में प्रिडिक्ट करने वाले शख्स का नाम है रदरफोर्ड, और वो ये बात कब प्रिडिक्ट करता है, 1920। अब आते हैं, ये हमारी स्टोरी थी। अब आते हैं जी हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे, कि फिर न्यूट्रॉन डिस्कवर कैसे हुआ। बच्चों बात है 1920 के बाद, ये बात अब सबकी जबान पे थी, हर बंदे को इस बात का पता था, रदरफोर्ड की बात का। और ठीक 1920 के 12 साल तक सारे लोग खामोश रहे, और इतने में 1932 में
1932 में 1932 में बच्चों हमारे एक साइंटिस्ट है बहुत ही प्यारे, जिनका नाम है चैडविक। चैडविक बच्चों क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और क्या डिस्कवर कर देते हैं, न्यूट्रॉन। एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट से क्या डिस्कवर कर लेते हैं, न्यूट्रॉन। तो हमारा पहला पॉइंट एक्सपेरिमेंट से मुतल्लिक, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से मुतल्लिक क्या हो गया। पहले आप प्रेडिक्शन लिखते हो, आपकी बुक में प्रेडिक्शन लिखी हुई है, और उसके बाद हम जब लिखेंगे ना डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखते हैं कि इन 1932 चैडविक परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर द न्यूट्रॉन। चलें जी, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। बच्चों उसका एक्सपेरिमेंट क्या था वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा। एक्सपेरिमेंट, चलिए एक्सपेरिमेंट में ये भाई हमारे बड़े ज़हीन थे। इन्होंने क्या किया, बेरिलियम मेटल ली। बच्चों ये है बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4 और मास नंबर होता है 9। इसको हम बोलते हैं बेरिलियम टारगेट मेटल। बेरिलियम टारगेट मेटल। बच्चों बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर क्या होता है 9। इस बेरिलियम टारगेट मेटल पे बच्चों इसने क्या की, अल्फा पार्टिकल्स। बच्चों अल्फा पार्टिकल्स हम बोलते हैं हीलियम को, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 2 और मास नंबर क्या होता है 4। जब उसने इन बेरिलियम टारगेट मेटल पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, तो तब बेटा कुछ रेडिएशंस इमिट हुई, कुछ पार्टिकल्स इमिट हुए, जिसको उसने नाम दिया न्यूट्रॉन। जिसको उसने क्या नाम दिया बच्चों, न्यूट्रॉन। मींस व्हेन चैडविक bombard the alpha particles on the beryllium target metal, some radiations are emitted। मैं जरा आपको इसकी स्टोरी बताने लगा हूं कि हुआ क्या। बच्चे हुआ यूं कि जब अल्फा पार्टिकल्स की बेरिलियम के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई गई, तो सबसे पहले बेरिलियम चेंज हो गया कार्बन में। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6 और मास नंबर क्या है बच्चों 12। और इसी दौरान कुछ पार्टिकल्स भी इमिट हुए, कुछ रेडिएशंस भी इमिट हुई, जिसका नाम था न्यूट्रॉन। और इसका मास होता है 1 और इसका चार्ज क्या होता है 0। बच्चों मैं ना अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जब ये रिएक्शन लिख लो, ये इक्वेशन लिख लो, तो इसको चेक किया करो कि क्या ये गलत तो नहीं है। गलत या सही का आपको पता चल सकता है। कैसे बच्चों, देखो आपने ना इस साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, उस साइड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। आपने ना रिएक्टेंट साइड पे एटॉमिक नंबर चेक करने हैं कि कितने हैं। ये देखो ये 4 और ये 2 कितने हो गए 6। उधर चेक करते हैं क्या उधर एटॉमिक नंबर 6 है हमारे। ये देखो बच्चों 6 + 0 कितना हो गया 6। इसका मतलब है दोनों साइडों पे एटॉमिक नंबर क्या है सेम। अब चलते हैं मास नंबर चेक करते हैं कि अब दोनों साइडों पे सेम है। ये देखो ये 9 और ये 4 कितना हो गया 13। बच्चों ये 12 और ये कितना हो गया 13। इसका मतलब है हमारा काम बिल्कुल क्या है। बच्चों जब आप लोग हेडिंग लगाओगे एक्सपेरिमेंट की, तो उसके अंदर आपने जस्ट इतनी 2-3 बातें लिखनी है
कि सर उसने अल्फा पार्टिकल्स की, किसने, चैडविक ने, बम्बार्डमेंट करवाई। इन अल्फा पार्टिकल्स को जब बम्बार्ड करवाया गया किसके ऊपर, इस बेरिलियम मेटल पे, इस बेरिलियम टारगेट पे, तो बच्चों ये सबसे पहले किसमें चेंज हो गया, कार्बन में। और उसी दौरान इसने अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस खारिज की, कुछ रेडिएशंस इमिट की, जिसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। आपको मैं इसकी वजह भी बताऊंगा कि उसने इसको न्यूट्रॉन क्यों बोला। इस तरीके से बच्चों क्या हो गया, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो बच्चों ये थी हमारी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब आपकी बुक में इसकी 3 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, मैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो हम नेक्स्ट हेडिंग लगा लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। बच्चों जब ये न्यूट्रॉन, ये जो न्यूट्रल पार्टिकल हैं, ये जो रेडिएशंस हैं, ये इमिट हुई, तो इन रेडिएशन के सामने चैडविक ने एक चार्ज डिटेक्टर रख दिया। बच्चे चार्ज डिटेक्टर ये होता है जो आपको बता देता है कि आया इस पार्टिकल, इस रेडिएशन पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, या कोई चार्ज नहीं है। अगर किसी चीज के ऊपर कोई चार्ज नहीं हो तो बच्चे वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, कोई वो डिटेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो तो वो क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। बेटा इसने चार्ज डिटेक्टर की मदद से बच्चे इन रेडिएशंस के ऊपर जब चार्ज मालूम किया तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, और इसलिए इसका मतलब है ये जो रेडिएशंस थी ये क्या थी, न्यूट्रल। और फिर न्यूट्रल से उसने इसका नाम रख दिया न्यूट्रॉन। तो बच्चे न्यूट्रॉन इसका नाम किससे निकला है, न्यूट्रल से। और ये न्यूट्रल क्यों होते हैं, क्योंकि इन रेडिएशंस, इन पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि द न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल पार्टिकल, या द न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। बच्चों पहली प्रॉपर्टी, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों, इसने वही वाली बात जो रदरफोर्ड कर चुका था कि भाई वो जो तीसरा पार्टिकल होगा उसका मास प्रोटॉन के मास के क्या होगा, बराबर। इसने देखा कि वाकईतन वो बात बिल्कुल ठीक थी कि जो न्यूट्रॉन का मास होता है बच्चों वो इक्वल टू होता है मैस ऑफ प्रोटॉन। तो हम दूसरी प्रॉपर्टी ये लिख लेंगे कि सर द मैस ऑफ प्रोटॉन, सॉरी द मैस ऑफ न्यूट्रॉन is equal to the mass of neutron, sorry proton. The mass of neutron is equal to the mass of proton. Mass of proton. बेटा प्रोटॉन को हम ऐसे लिखते हैं, और जब न्यूट्रॉन को लिखते हैं तो n उसके ऊपर 0 लगा देते हैं, और जब हम इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं तो E नेगेटिव। तो बच्चों याद रखना न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के क्या होता है, बराबर। अब आता है तीसरी प्रॉपर्टी, और ये आपका बच्चों एमसीक्यूज भी है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी बेटा एक होती है पेनिट्रेटिंग पावर, किसी चीज में दाखिल होने की एबिलिटी। लाइक अगर हम इसको अपनी बॉडी के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाएं इन न्यूट्रॉन्स को, इन रेडिएशंस को, तो बच्चों ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होती हैं, एंटर हो जाती हैं, पेनिट्रेट हो जाती हैं, क्योंकि इनके पास हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। तो एमसीक्यू याद रखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों में सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसके पास होती है, न्यूट्रॉन के पास। तो ये एमसीक्यू होता है, दे हैव high penetrating power, they have
हाई पेनी ट्रीटिंग। लो जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको राइट डाउन करो और फिर एक दफ़ा पढ़ो। फिर अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।